नमस्कार दोस्तों, हम हिस्टोरी पढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लास 9 का है। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। इसका हम थोड़ा ब्रीफ में कह देते हैं कि ये आपको फिर याद हो जाए। यहाँ पर जो था जो फ्रांसीसी क्रांति था, किसी स्वतंत्रता या किसी संघर्ष की क्रांति नहीं था। यहाँ सिर्फ समानता के लिए ये सभी जो है हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी का गुलाम नहीं था, कोई किसी का कब्जा नहीं था। ये सभी लोग जो है आपस में समानता के लिए, अधिकार के लिए लोग जो है फ्रांसीसी क्रांति हुआ। ये आगे जा कर के ये नेपोलियन तक पहुँचा है। हम हल्का से एक ब्रीफ से दें क्या कारण क्या है। पहला तो उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। इसका शासक था कौन था? ब्रूवंश के शासक था। ये जो था ब्रूवंश जो था दिव्य शक्ति या दिव्य सिद्धांत के कारण चलता था, कि विश्वास करता था। उसकी शुरुआत कैसे हुआ? ठीक है ना, क्रांति की शुरुआत। और उसके बाद क्रांति की शुरुआत पहला क्या चरण है, क्रांति के क्या क्या चरण है। सबसे पहला है संवैधानिक राजतंत्र। इसमें है क्या, जो हम नियम बनाए वही होगा, जो हम कह दिए वही होगा। ठीक है ना, लुई 16वीं। ठीक है, अब ये उग्र गणतंत्र था। ये चला था 1792 से 1795 तक उग्र गणतंत्र। इसमें जो है निम्न वर्ग के थे, शासन किया था। और इसका जो है रॉबस्पियर जब मर जाता है तो फिर उदय होता है उदार गणतंत्र का। ये आता है मध्य वर्ग का। ठीक है, 1795 से 1799 तक। तो फिर आता है नेपोलियन हेड बनता है इसमें उदार गणतंत्र में। उसके बाद नेपोलियन साम्राज्यवादी आता है 1799 से 1814 तक। धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष है कि अगर जो कोई भी सरकारी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई भी सरकारी जनसभा हो, उसमें किसी चीज़ का, जैसे किसी धर्म का उसमें कोई आ नहीं सकता है। किसी चीज़ का जैसे में ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं कोई टोपी पहन के आ जाए। जो धर्म है उसमें धर्मनिरपेक्ष रहेगा। ठीक है, सरकारी में कोई धर्म या चीज़ नहीं आए, जो भी रहता है धर्मनिरपेक्ष में। अब ये राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद में आप जिसमें किसी दी कंट्री है, ठीक है, जो कंट्री में होता है, जो घटना होता है, तो उसके लिए जो जनता होता है अपना शोक व्यक्त करता है, वो क्या है? वो राष्ट्रवाद होता है। जो फ्रांसीसी क्रांति था उसमें था मध्यवर्गीय और कुछ निम्न वर्गीय भी शामिल थे। ठीक है, तो उसका चरण कौन कौन सा होता है? पहला था संवैधानिक राजतंत्र, वो चला था 1789 से 1792 तक। इसमें लुई 16वीं 10 अरब जो है कर्ज हो गया था, 10 अरब का कर्ज हो गया था। 1614 में 5 मई 1789 तक। इसमें तो जो है असिस्ट जनरल को प्रतिनिधित्व सभा के नाम से जानते हैं, तथा और इसमें सभी लोग बैठकर करते थे। ठीक है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता था। हमने इसके पहले भी बता चुके, जो असिस्ट थे, जो पादरी थे, जो कुलीन थे, उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। वो सिर्फ जो गरीब लोगों से उसी से टैक्स लिया जाता था। लेकिन जो हो, अब जब इतना कर्ज हो गया तो 175 साल बाद यह बैठक बुलाया गया। ठीक है, 5 मई 1789 को बैठक बुलाया गया कि भाई आइए, हमको ये जो इतना का टैक्स है, हमको टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। वो टैक्स लेता था क्या? जो भी बड़ा आदमी हो उसी से, या तो किसी कंट्री से टैक्स लेता था, या जो पादरी या कुलीन से उसी से कहता कि हमको आप पैसा दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। तो वो टैक्स किसी से, ये जो राजा था वो पैसा लेता था। तो अब इतना कर्ज हो गया कि भाई अब कहा कि हमको पैसा चाहिए। तो वही सब बैठक बताया, पादरी, कुलीन और जो निम्न वर्ग है उसको भी बुलाया गया। जब बैठक हुआ पादरी, कुलीन और जो सामान्य वर्ग का था, जब उसको बैठक हुआ तो जो सामान्य वर्ग था वो कहा कि हम इसका नहीं माना। उसमें वोट चलता था, तो उसमें ज़्यादातर वोट जो था कुलीन और पादरी का सबसे ज़्यादा पावर आता था। वो एक वोट देगा तो इसका सामान्य वर्ग का एक वोट दीजिएगा तो उसके बराबर एक ही वोट होगा, उसमें होता था, तो उसी का जीत होता था, ऐसा कानून था। लेकिन वो ये बोला, ये जो सामान्य वर्ग था वो बोला कि नहीं, रूसो का नियम चलेगा। रूसो का नियम कहने का मतलब है कि सबका जो वोट देने का अधिकार, सामने एक वोट मेरा पड़ेगा तो एक वोट उसका पड़ेगा। तो उसमें से जो है सामान्य ये पादरी और कुलीन वर्ग की जो संख्या बहुत कम थी, लेकिन ये जो है क्या, इसका सामान्य वर्ग का उसमें उसका जो है वोटों की संख्या ज़्यादा था। और कुछ उसमें से था कि कुलीन भी आ गया, एक दो पादरी भी आ गया, जिसमें वोटों की संख्या बढ़ सकता था।
अब क्या हुआ, 20 जून वो तो चल गया, कौन सामान्य वर्ग कहा कि हम अब इसमें भाग नहीं लेंगे। अब क्या हुआ, 20 जून 1789 को सामान्य वर्ग ने सब मिल करके एक नेशनल असेंबली किया, ठीक है। उसका नेतृत्व मिराबी जो आरबी मिराबियो ने किया था, ठीक है। यह जो है फ्रांस कानून जो राजा के खिलाफ था, ये जो था क्या है, राजा के खिलाफ था। बोला बास्तिल के जेल को भेज दें, मानी जो बास्तिल के जेल जो था, वो बास्तिल का जेल क्या था, ये निरंकुश के लिए ये एक चिन्ह था कि जो भी राजा के खिलाफ बोलेगा उसको क्या किया जाएगा, बास्तिल के जेल में डाल दिया जाएगा। तो अब क्या किया, 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के जेल को तोड़ दिया गया। और वो जो तोड़ा गया था, सबसे पहले तो वो किया गया था कि टेनिस के कोर्ट में शामिल हुआ और सभी लोग इकट्ठा हुए और 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के जेल को तोड़ दिया। अब हुआ कि फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस जो है 14 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के कारण जो है 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बास्तिल के जो राजा का जो निरंकुश राजतंत्र था वो समाप्त हो गया, उसको तोड़ दिया गया, ठीक है। अब आइए संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, 1789 से 1792 तक। अब देखिए एक है यहाँ पर, एक नीचे बताया गया है, देखिए ये नीचे, ये सबसे नीचे देखिए, ये जो सिंबल है ना टूट का है, जो सिकरी का टूट गया, माने दास्ता मुक्त हो गया, ठीक है। और ये जो है, जो ये इसका अर्थ हुआ, ये जो है ये मिलकर सबको रहना है। और ये जो है ट्रायंगल का जो सिंबल है, यानी इसका अर्थ हुआ कि सबके लिए समान कानून रहेगा, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका है, ये जो है ये देखिए सांप का सिंबल है और इसका पूंछ जो है अपने मुंह में लिए हुए है, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ जो कानून के लिए सबको क्या है, समझ समान होगा, ठीक है। अब आइए देखिए, ये जो टोपी है, ये टोपी ये सिर्फ राजा लोग ही पहनता था, लेकिन अब कहा कि नहीं, आपको सबको लिए पहनने का कोई नहीं दिक्कत हुआ, सब कोई पहन सकता है इसको। अब ये जो है जो 3 रंग है, इसमें पीला, नीला, लाल, उजला, जिस प्रकार का ये रंग है, इसको क्या किया गया, राष्ट्रीय रंग घोषित कर दिया गया, ठीक है। इसमें जो है ये महिला जो है, इसमें पक्षी है, जो कानून के लिए एक होगा, सबके लिए देखभाल करेगा, सबके लिए एक होगा। उसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा घोषित हुआ, कब हुआ, 4 अगस्त 1789 को। जो समानता है वो कानून के समझ समान होगा। अब उसमें जो धार्मिक कर था, जो मैंने कर दिया जाता, वो क्या किया, समाप्त कर दिया था। अब नागरिक को वोट कौन देगा, सक्रिय, उस नागरिक के लिए 2 भागों में बांटेगा, एक सक्रिय, निष्क्रिय। सक्रिय जिसका उम्र 25 वर्ष हो और जो 3 दिन का टैक्स दे सके वो सक्रिय कहलाएगा। निष्क्रिय जो टैक्स नहीं देने में सक्षम नहीं है वो निष्क्रिय कहेगा। और सिर्फ इसमें जो वोट देने का जिसको अधिकार रहेगा सिर्फ पुरुष को ही रहेगा। अब क्या हुआ, 1791 में संविधान पारित हुआ। अब उसके बाद शक्ति पृथकीकरण जो है मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। शक्ति पृथकीकरण कौन दिया, मॉन्टेस्क्यू। इसमें जो है पावर को बांटा गया, ठीक है। कार्यपालिका, नगर पालिका, ये सभी जो है तीनों जो है बांटा मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही बांटा गया, शक्ति का पृथकीकरण हुआ। अब देखिए मानवाधिकार की घोषणा, व्यक्ति के अधिकार समान है, स्वतंत्रता का आज से दूसरे को नुकसान नहीं, समान इच्छा कानून है, कानून के लिए सभी समान होगा, मानवों के अधिकार मिल गया। अब देखिए दूसरा चरण में हुआ उग्र गणतंत्र, 1792 से 1795 तक। 1791 में एक सदन विधानमंडल हुआ जिसका मध्यवर्ग रेडिकल वर्ग। रेडिकल वर्ग में वो आएंगे जो परिवर्तन चाहने वाला, रेडिकल वर्ग में कौन आएगा, जो परिवर्तन चाहने वाला वो रेडिकल वर्ग में आएगा। रेडिकल वर्ग को जो है एक पार्टी है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला पार्टी है जीरोदस्तुवल और दूसरा पार्टी है जैकोबियन वर्ग। इसका जो है हेड है रॉबस्पियर है, और इसका जो हेड है जीरोदस्तु का हेड है प्रिंसो था, ठीक है। जैकोबियन जो है रॉबस्पियर का एक दो को और मददगार था, दांते और हर्फर, ये ठीक है ना। ये जो जैकोबियन जो था, जैकोबियन जो पार्टी था वो इसका जो हेड था रॉबस्पियर जो था वो जो देहाती मजदूर का था, ये सब जो है ये देहाती मजदूर किसान इसका हेड था। और जो प्रिंसो था वो मध्य वर्ग की जो है वो अगुवाई कर रहा था, ठीक है। और जो पूछा जाएगा कि जो है
टीपू सुल्तान एक ऐसा नेता है, भारत के ऐसे जो है मानी एक ऐसा शासक टीपू सुल्तान जो जैकोबियन दल के नेता बने थे। तो आप समझ गए जैकोबियन दल के नेता में क्या क्या ये जो देहाती मजदूरी के कारण हुआ रॉबस्पियर है, ये जैकोबियन दल का है, तो वही टीपू सुल्तान जैकोबियन दल के नेता बने हैं। ठीक है। अब ये लुईस सोलहवां ऑस्ट्रिया और प्रुसिया जो है इसके बाद युद्ध हुआ 1792 में युद्ध हुआ, जिसमें और उसके बाद क्या हुआ, जैसे में जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन है, उसी प्रकार मार्सिलेज है जो क्या फ्रांस का राष्ट्रीय गान है, और इसके लेखक कौन है, रॉजेट दी लाइट लेखक हैं। ठीक है। यह 10 अगस्त 1792 में जो है राजा को क्या कर दिया गया, बंदी बना गया, और वो लागू किया गया कि 21 वर्ष के लोग ही वोट देंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब ये हो गया कि 21 वर्ष के लोग ही वोट देंगे, अब जो होगा जो निर्वाचित असेंबली था वो बदल कर अब कन्वेंशन हो गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र जो है था वो हटाकर अब गणतंत्र की घोषणा कर दिया। अब रॉबस्पियर जो था, जो जैकोबियन का जो शासक हेड था, प्रिंसों की हत्या कर दी। जो प्रिंसो था वो कौन था, मध्यवर्गीय का जो हेड था उसको हत्या करवा दिया। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या, दांते और हर्बर्ट जो और सहयोगी था उसको भी मैंने मरवा दिया। अब आ गया रेडिकल वर्ग आ गया। ठीक है। रेडिकल वर्ग समझिए, रेडिकल वर्ग में कौन कौन सा, जीरनदस्तो जैकोबियन ही बचा है। अब आइए जीरनदस्तो इसका हो गया। 21 जनवरी 1799 में देशद्रोह का मुकदमा चलाकर गिलोटिन चढ़ा दिया। अब क्या किया, जो राजा था लुईस सोलहवां जो था उसको ये जो रेडिकल वर्ग जो था वो क्या किया, राजा को कह दिया गया कि तुम देशद्रोह तुमको उसको गिलोटिन चढ़ा देने का मतलब हुआ कि उसका बीच में चौराहा पर उसको सिर का धड़ अलग कर देना। और इसका जो पत्नी थी लुईस सोलहवां का, उसका मिसेस खर्चालू है, बहुत खर्चा करते थे, उसको भी गिलोटिन चढ़ाते उसको भी मार दिया। अब चलते हैं, अब पढ़ते हैं। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वो बहुत सी सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। माने क्या हुआ था, टाउन हॉल में सब क्या हुआ, एकत्र हुआ, कौन कौन, पादरी और जो कुलीन था, जो सामान पर वो क्या हुआ, एकत्रित हुआ। अब देखिए आगे क्या हुआ। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और वास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। अब क्या किया था, बास्तिल का किला जो था जहां पर जेल खाना था उसको क्या किया कर दिया गया, तोड़ दिया गया। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थे, उसकी जो संख्या थी, कैदी की संख्या कितने थे, 7 थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह योजना चाहते थे। ठीक है। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष, अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फ्रांसी दिए जाने की कई, हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, अब देखिए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है ना, प्रथम स्टेज में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेज में कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेज में बड़ी व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर। ठीक है, ये बांटा गया था। अब आइए देखिए इसको पढ़ते हैं। सन 1774 में ब्रू वंश का लुई
16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उनकी उम्र केवल 20 साल थे और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनेट से हुआ था। यह जो इसकी पत्नी है बहुत खर्चालू है। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वीं के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता देते। यह जो अमेरिका जो है ब्रिटेन का गुलाम था, वो ब्रिटेन से आज़ाद करवाने के लिए जो कौन मदद किया था, लुई 16वां ने मदद किया था। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही तो 2 अरब लिवरे का बोझ बढ़ा हुआ था। इसके पहले तो 2 अरब था, 2 अरब लिवरे का बोझ था, अब तो हो गया 10 अरब लिवरे का बोझ होगा। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार ने अपनी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थे। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गया। पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। माने यह जो है आप मजबूर हो गया कि सबके लिए कर बढ़ाएंगे, सबसे टैक्स लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 शिष्ट में बांटा था और केवल तीसरे शिष्ट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। जो तीसरे शिष्ट के जो लोग थे, जो माने किसान थे, मजदूरी थे, वही जो है कर देता था और जो दोनों था वो नहीं देता था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन समानता व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए था। चित्र 2 में देखिए, चित्र 2 में ये बताया गया है स्टेट का। आइए, चित्र फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्थित को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। उसमें क्या था, 90% किसान था और 10% जो था कुलीन और पादरी था। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन और चर्च के तीसरे शिष्ट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 शिष्ट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य समानता विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों को समानता कर वसूल सकता, वह क्या है, किसानों पर भी कर लगा सकता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद धार्मिक कर, यह जो है क्या है, टाइद यह जो है क्या है, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर तीसरे शिष्ट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर था और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपयोग की वस्तु पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय समाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करते थे। ठीक है, यहाँ देखिए नई से लिब्रे फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एसिस्ट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत और अभिव्यक्ति करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, वह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है। टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। अब आइए देखिए ये कौन है, देखिए यानी कि कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान मक्खी। यह शैतान जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता है, जितना देगा वो तो उसका इसका जो है लालच उतना ही बढ़ता है। ठीक है, अब आइए जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी और 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों की मुख्य खाद्य
पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती है जब सूखे या ओले के प्रकोप की पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। नए शब्द: जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति पर जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम जिसका नाम मालूम नहीं। अनाम जिसका नाम मालूम नहीं। जीविका संकट कैसे प्राप्त होता? खराब फसल, अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाए। चलिए आइए, उपरोक्त मध्यवर्ग की विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। अब मध्यवर्ग की जो विशेषाधिकार का उसका अंत होगा। पहले भी कर पढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैसले समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित किए थे। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। जैसे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का अधिकार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज को की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपनी टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया तथा रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायक का कार्यपालिका न्यायपालिका यही है। विधायक जो कौन बांटा था? मॉन्टेस्क्यू के जो यही है रूसो है, ठीक है ना। उसको विधायक कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया था कि वित्त सत्ता विभाजन की बात की है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिक ने इन विचार पर काफ़ी हाउसो व सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों का अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। इन अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता है ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई सलामा द्वारा राज्य में खर्चे को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। अगली वीडियो में हम क्रांति की शुरुआत पढ़ेंगे। धन्यवाद।